अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी सीक्रेट्स। आज हम एक और नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक का नाम है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो स्टार्ट करने से पहले हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। In order to understand the various phenomena of life, biologists studied biological organization at different levels, which are as follow. ज़िंदगी के फिनोमिना को स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने बायोलॉजिकल लाइफ को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिवाइड किया है कि कौन सा लेवल पहले आता है और कौन सा बाद में आता है, कौन सा लेवल बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो ये सब हम अभी पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो है हमारे पास वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ऑल टाइप ऑफ मैटर्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट कंटेन ए सिंगल काइंड ऑफ एटम। जितने भी मैटर हैं हमारे पास वो सारे एलिमेंट्स के मिलके बनते हैं, और एलिमेंट जो है हर एलिमेंट आगे एक सिंगल टाइप के एटम से मिलके बनता है। ठीक है, जिस तरह सेल लाइफ की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, उसी तरह एटम जो है वो सब चीज़ें जो हैं वो एटम से मिलकर बनती हैं। और एटम का मतलब क्या होता है? ए का मतलब है नॉट और टॉम का मतलब है कट, यानी कि ये इतना छोटा है कि इसको आगे मज़ीद हम डिवाइड नहीं कर सकते। The atoms are actually made up of many subatomic particles, और जो एटम है उसके अंदर छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। The most suitable subatomic particles are electrons, protons and neutron। और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है इनके नाम क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। Out of 92 kinds of elements that occur in nature, दुनिया में जो फितरती तौर पर पैदा किए गए हैं, अल्लाह ताला ने जो पैदा किए हैं वो 92 हैं। ठीक है, 92 एलिमेंट्स हैं जो कि इस दुनिया में मौजूद हैं, और इन 92 में से 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। इनमें 16 ऐसे हैं जो बायो एलिमेंट है। अब एलिमेंट हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ बायो लग गया, इसका मतलब है कि उनका ताल्लुक लाइफ के साथ है, यानी कि बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। These take part in making the body mass of a living organism। ये सारे के सारे मिलके बॉडी पार्ट बनाते हैं। इंसान की बॉडी, एनिमल्स की बॉडी, कोई भी जानदार लिविंग मौजूद है दुनिया में तो उसके अंदर ये 16 एलिमेंट्स मौजूद हैं। आउट ऑफ दीज एलिमेंट्स ओनली 6, इनमें से जितने ये 16 हैं उनमें से 6 जो हैं वो हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। मेक 99% ऑफ टोटल मैस। ये सारे ये 6 जो एलिमेंट हैं ये 99% बॉडी का हिस्सा बनाते हैं। उसके अलावा बाकी जो 10 हैं उसमें है पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैंगनीज, फेरस, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन। बाकी के ये 10 जो हैं ये सारे के सारे मिलके मेक 1% ऑफ द टोटल मैस। ठीक है, यानी कि इन 16 में जो टॉप के हैं जिनके बगैर लाइफ एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती और उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है वो 6 हैं। ठीक है, और बाकी जो 1% रह जाता है उसमें ये 10 आते हैं। ठीक, अब हम रिकॉल करते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अब एटम के अंदर हमने कहा था सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इन सब एटॉमिक्स में 3 हमने पढ़े थे, उनमें से जो 2 हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। वाइल इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इन एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉन्स शेल अराउंड द न्यूक्लियस। और इसके अलावा हमारे पास जो है बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो बाहर वाले जो ऑर्बिट हैं, ठीक है, उसके अंदर मौजूद होते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल डिटरमिन्स द मैनर इन विच एटम्स रिएक्ट विद वन एंड अदर।
और ये जो ऑर्बिट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं ये डिसाइड करते हैं कि उन्होंने किस तरह रहना है बाकी एटम्स के साथ। उन्होंने अपना जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो दे देने हैं, ठीक है, या वो ले लेने हैं, या उन्होंने उसकी शेयरिंग कर लेनी है। तो ये सारे के सारे जो उसके इलेक्ट्रॉन हैं वो डिसाइड करते हैं। आगे आप ये एक पिक्चर देख रहे हैं, इसमें उन्होंने आपको दिखाया है जो ज़्यादा पोर्शन है वो ऑक्सीजन है जो 65% प्रेजेंट है, फिर कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, और उसके अलावा बाकी जो छोटा सा आप 1% पार्ट देख रहे हैं ये वो 10 एलिमेंट्स हैं जो अभी मैंने आपको ऊपर बताए हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिकॉलिंग। ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड। यानी कि मॉलिक्यूल, ये जो हमारे पास कंपाउंड है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसी के अंदर उसकी सारी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एटम जब मिल जाते हैं आपस में कुछ तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल है। इन ऑर्गेनिजम्स बायो elements usually do not occur in isolated form, rather they combine through ionic और कोवेलेंट बॉन्डिंग। अभी ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में वो डिसाइड करते हैं, या तो वो दे देते हैं अपने एटम जो कि आयोनिक फॉर्म बन जाता है, या फिर वो शेयरिंग कर लेते हैं कि जो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग की फॉर्म में आ जाते हैं। The stable particles formed by such bonding is called the molecular और biomolecules। अब ये जो बॉन्डिंग बन जाती है वो एक एटम दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ मिल जाता है। तो ये जब मिल जाते हैं उनको फिर हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और अगर ये प्रोसेस बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसको हम कहेंगे बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, नेक्स्ट है जी एन organism is formed by enormous number of biomolecules of hundreds of different types। बहुत हजारों की तादाद में, 100 की तादाद में ये बायोमोलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं तो फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। These molecules are the building material and are themselves constructed in great variety एंड कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट। अब ये अपनी स्पेसिफिक बॉन्डिंग बनाते हैं, ये नहीं कि जिसका जिधर को मुंह उठाया दिल वो चल पड़े उधर को और उन्होंने वहाँ पे जाके बॉन्डिंग में, एक स्पेसिफिक उनकी बॉन्डिंग होती है, कॉम्प्लेक्सिटी बनती है, और उसके बाद वो आगे उसके ये मॉलिक्यूल्स मिल के बिल्डिंग मटीरियल बनाते हैं, और ये बिल्डिंग मटीरियल जब बन जाता है तो फिर एक ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है। बायोमोलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब आगे ये बायोमोलिक्यूल्स जब बन जाते हैं, आपको बताया है कि वो एक स्पेसिफिक बॉन्डिंग से बनते हैं, तो वो जिस तरह बनते हैं उनमें उनको हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक को कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स और एक को कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। हमेशा याद रखिएगा जहाँ पे भी वर्ड आ जाए माइक्रो इसका मतलब है स्मॉलेस्ट, और जहाँ पर आ जाए मैक्रो इसका मतलब है कि उससे बड़ा। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल्स आर दी लो मॉलिक्यूलर वेट, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड वाटर एक्सेट्रा। माइक्रोमोलिक्यूल वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है जैसे ग्लूकोज और वाटर का। एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स आर विद हाई मॉलिक्यूलर वेट्स, फॉर एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स एक्सेट्रा। और मैक्रो क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो जाता है, जो कि उनमें एटम्स की तादाद ज़्यादा होती है जो कि मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जाहिर है ज़्यादा होंगी तो उनके मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है, लिपिड्स वगैरह हैं, इनको हम कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 3 पे है ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। अब एटम्स मिले तो एटम ने मिलके बनाया मॉलिक्यूल, और अब मॉलिक्यूल्स जब मिल जाते हैं तो वो एक ऑर्गेनेली बनाते हैं, और ऑर्गेनेली जो है वो एक सेल का हिस्सा होता है, यानी कि ऑर्गेनेलीज जब मिलती हैं तो एक सेल बनता है। बायोमॉलिक्यूल्स assumeable assemble in a particular way एंड फॉर्म ऑर्गेनेली। अब वो असेंबल होते हैं, आपस में मिल जाते हैं एक ख़ास तरीके से, और वो फिर ऑर्गेनेली बनाते हैं। द ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर, एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल आर फॉर्म्ड। मैंने आपको बताया कि जब वो ऑर्गेनेली असल में सेल के अंदर मौजूद छोटे छोटे उसके पार्ट्स होते हैं जो कि मिलके बनाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे न्यूक्लियस है, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जैसे आपके पास राइबोसोम्स हैं, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं?
सेल बनाते हैं और सेल जो होता है वो लाइफ का एक यूनिट है, फंक्शनल भी और स्ट्रक्चरल भी, यानी कि स्ट्रक्चर भी उसी से बनता है और वो मिलके फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जाहिर है वो हर एक चीज़ का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। न्यूक्लियस का फंक्शन अलग है, उसका जो माइक्रोटोम है, जो माइक्रो सॉरी वो है माइटोकॉन्ड्रिया है, उसकी परफॉर्मेंस अलग है। तो इसी तरह जितने ऑर्गेनेलिज हैं वो सब स्पेसिफाइड होते हैं और सबका एक स्पेशल फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल की जो रेस्पिरेशन होती है, यानी कि सेल का जो सांस लेने का एक अमल होता है, जो रेस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं, वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। एंड राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। और प्रोटीन एक ऐसा हमारा पार्ट होता है बॉडी का कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इन दिस वे फंक्शन ऑफ द सेल आर एकम्प्लिश्ड बाय दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। और इसी तरह बाकी सेल जो होते हैं वो भी हर एक का, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली होती है वो फंक्शन अपना एक अलग करते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। और इसी तरह ये मिल बांट के जो सेल के अंदर हैं वो अपना अपना लेबर का काम करते हैं। किसी ने कोई काम परफॉर्म करना है, किसी ने कोई काम परफॉर्म करना है, किसी ने कोई काम परफॉर्म करना है। तो इस तरह सेल जो है वो डिफरेंट कामों को डिफरेंट ऑर्गेनेलिज में डिवाइड करता है। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके केस में क्या होता है? मोस्ट प्रोटिस्टिस, जो प्रोटिस्ट्स होते हैं हमारे पास उनमें, और प्रोकैरियोट्स में द इंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल। आपको पता है कि वो एक ही सेल पे मुश्तमिल होते हैं, वो सेल मिल के नहीं बने होते हैं। ये यूकैरियोट्स होते हैं जो डिफरेंट सेल्स को मिल के बनते हैं। इन द केस ऑफ मोस्ट फंगाई, ऑल एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स, द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल। वो सिंगल से मिलके बने होते हैं, जबकि बाकी जो जितने एनिमल्स जो जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने 3 लेवल पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा एटम। एटम मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं सेल। उसके बाद सेल जब आपस में मिल जाते हैं, स्पेसिफिक सेल जब आपस में मिलते हैं तो एक स्पेसिफिक टिश्यू बनता है। नंबर 4 पे हमारे पास टिश्यू लेवल है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, similar cells performing similar functions are organized into groups called tissue। आपने ये बात याद रखनी है कि स्पेसिफिक सेल्स जब मिलके स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। ये नहीं कि कोई सेल कहीं का है, कोई सेल कहीं का है, कोई सेल कहीं का है, वो मिलेंगे तो टिश्यू बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे आपका लिवर अलग है, किडनी अलग है, आपका हार्ट अलग है, ब्रेन अलग है, तो ये स्पेसिफिक सेल्स आपस में मिलते हैं तो एक टिश्यू बनता है हमारे पास। We can define a tissue as a group of similar cells specialized for the performance of common functions। ठीक है, तो जो सिमिलर सेल्स मिलते हैं उनका ग्रुप एक बनता है तो वो फिर एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ईच सेल इन ए टिश्यू कैरीज ऑन इट्स ऑन लाइफ प्रोसेसेस लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, जो एक सेल ने अगर सेलुलर रेस्पिरेशन करनी है तो वो उसी ने करनी है, दूसरा सेल उसको नहीं परफॉर्म कर सकता। दूसरे ने प्रोटीन बनानी है तो उसने प्रोटीन ही बनानी है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं कर सकता। बट इट इज़ आल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक टिश्यू जो है वो स्पेसिफिक फंक्शंस ही परफॉर्म करेगा, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स टिश्यूज। इसी तरह प्लांट के जो टिश्यूज़ हैं उनमें भी सेम इसी तरह होता है, जो एक स्पेशलाइज्ड सेल है उसने स्पेशल फंक्शन ही परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यूज फॉर एक्सेट्रा। Animal tissues are also of different type, for example nervous tissue, muscular tissues etc। जैसे प्लांट्स में आपको पता है कि जाइलम है, फ्लोइम है, उसके ये लीव्स हैं। ठीक है, इसी तरह एनिमल्स में भी नर्वस टिश्यू अलग काम करता है। ठीक है, हार्ट के टिश्यू अलग काम करते हैं, मसल्स के टिश्यू अलग काम करते हैं। तो ये हमारा हो गया टिश्यू लेवल। अब हम फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा एटम, एटम के बाद में हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर लेवल, उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्गेनेलिज लेवल और उसके बाद हमने पढ़ा टिश्यू लेवल। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल।
अब ये जो स्पेसिफिक टिश्यू जो एक दूसरे के काम परफॉर्म करें, ये ज़्यादा सारे टिश्यू जब मिल जाएंगे तो वो एक ऑर्गन बनाएंगे, और जब ऑर्गन मिल जाएंगे आपस में तो वो एक ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाएंगे। In higher multicellular organisms, more than one type of tissue having related functions are organized together and make a unit called organ। यानी कि स्पेसिफिक सेल्स आपस में मिल जाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, स्पेसिफिक टिश्यू आपस में मिल जाएंगे तो वो एक ऑर्गन बनाएंगे। Different tissues of an organ perform their specific function, and these function collectively become the function और functions of that organ, और फिर वो मिलके कोई फंक्शन एक या एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, stomach is an organ specialized for the digestion of protein एंड फॉर स्टोरिंग फूड। अब वो जो हमारा स्टमक है वो क्या करता है कि वो फूड को डाइजेस्ट करता है, लेकिन वो हर किस्म के फूड को वहीं पे डाइजेस्ट नहीं करता, वो स्पेशलाइज है फॉर प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को वो वहाँ पे और ये फूड को स्टोर करता है, लेकिन टेम्परेरी करता है जब तक कि वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब नहीं हो जाती। 2 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। अब स्टमक के स्ट्रक्चर में 2 टाइप के टिश्यू मौजूद हैं। एक है एपिथेलियल ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंड जहाँ पे भी आ जाएगा इसका मतलब है कि उसमें से सिक्रीशन हो रही है, ग्लैंड का काम ही सिक्रीशन करना होता है। सिक्रिएट्स गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पे जो एपिथेलियल टिश्यू है वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि उसको ये जो प्रोटीन है इसको डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद अब ये किससे मिलके बना होता है? स्टमक मसल से। तो मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं? परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ टिश्यू ऑफ फूड एंड मूविंग फूड टू पोस्टीरियर एंड। अब मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जाहिर है वो किसी भी चीज़ को, किसी भी अंदर उसकी जितनी कैविटी है उसकी स्टमक की, उसको वो कम करेंगे। जब वो कम करेंगे तो फूड अंदर भी उसकी च्यूइंग होगी, उसके छोटे छोटे मज़ीद छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, इतने छोटे हो जाएंगे कि वो आराम से अब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो ये 2 तरह के इसमें जो टिश्यू है उनके अलग अलग फंक्शन है। एपिथेलियल जो है वो गैस्ट्रिक जूस बनाती है और मस्कुलर टिश्यू जो है वो ग्राइंड करते हैं फूड को। ठीक है, और उसके अलावा उसके मसल्स का जो ग्राइंड करने के बाद वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो हमारी फूड होती है वो आगे की तरफ जाती है। आगे वो कहाँ जाएगी? वो जाहिर है आगे आपके इंटेस्टाइन में जाएगी। So, 2 tissues perform their specific functions which collectively become the function of stomach, और ये दोनों मिलके फंक्शन स्टमक का परफॉर्म कर रहे होते हैं। The next level of organization in multicellular organisms is the organ level system। अब ये जो आपका स्टमक है ये अकेले काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये डिफरेंट टिश्यूज़ के डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ मिलके एक पूरा ऑर्गेनिक सिस्टम बनाता है। जैसे आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ है, उसके पास आपका इसोफेगस है, फिर आपका स्टमक है, फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो जब ये सारी मिलती हैं आपस में तो आपके फूड को डाइजेस्ट होती है, और डिफरेंट उसके जो हैं प्रोटीन कहीं और पे एब्जॉर्ब हो रही होती है, लिपिड्स कहीं और पे एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है वो कहीं और एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। बेसिकली इनका काम सारे का सारा फूड को डाइजेस्ट करना है। ठीक है, तो स्टमक के साथ जो बाकी आपके ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो वो फिर एक ऑर्गेनिक ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन performing related functions are organized together in form of an organ system. In an organ system, each organ carry out its specific function, and the function of all organ appear as function of the organic system। अभी मैंने आपको बता दिया सारा समराइज करके कि माउथ का और फंक्शन है, इसोफेगस का और फंक्शन है, स्टमक का और है, इंटेस्टाइन का और है। तो लेकिन ये मिलके क्या काम कर रहे हैं? मेजर एक ही काम कर रहे हैं। For example, digestive system is an organic system that carry out the process of digestion. Major organ in its framework are oral cavity, या आपकी oral cavity, आपका जो माउथ है वहीं से इसका काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, उसके अलावा लिवर है एंड पैंक्रियाज जो कि डिफरेंट किस्म के जूसेस प्रोड्यूस करते हैं जो ना हो तो हमारी फूड डाइजेस्ट नहीं हो सकती है। ऑल दीज ऑर्गन्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और ये सब मिलके प्रोसेस क्या कर रहे हैं? इनका प्रोसेस एक ही है, इनका काम एक ही है, क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड।
दी ऑर्गन सिस्टम लेवल इज़ लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी ये होता है सिस्टम, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना ह्यूमन में है। फॉर एग्जांपल रूट सिस्टम एज कम्पेयर टू एनिमल्स, इट इज़ ड्यू टू ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ इन एनिमल देन इन प्लांट्स। प्लांट्स का काम क्या है कि उन्होंने रूट से अपना सारा मिनरल और वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करना है और जाइलम और फ्लोएम के ज़रिए इनको आप लीव्स तक पहुंचा देना है, ठीक है। और लीव क्या करती हैं, वो अपनी जो फूड बनाती है, फोटोसिंथेसिस करती है, वो बाकी प्लांट्स को पहुंचाती है। एक इसका सिंपल फंक्शन है। जबकि एनिमल्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिफरेंट उसमें हार्मोन्स आते हैं, डिफरेंट उसमें ग्लैंड्स आते हैं, डिफरेंट उनमें सिक्रीशंस आती हैं और फिर कहीं जाके उनमें फूड का डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। उसके बाद अब ये डिफरेंट लेवल मिल गए हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स मिल गए हैं। अब ये डिफरेंट ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, एक कोई भी ह्यूमन बनाएंगे या एनिमल बनाएंगे, कोई भी एक इंडिविजुअल बना लेंगे। अब हम इसको पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा है एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल के बाद हमने पढ़ा है मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल के बाद हमने पढ़ा है ऑर्गेनेल्स और सेल लेवल, उसके बाद फिर हमने पढ़ा टिश्यू लेवल, और टिश्यू लेवल के बाद हमने पढ़ा है ऑर्गन सिस्टम लेवल, और अब हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल लेवल, यानी कि ये ऑर्गन भी आपस में मिल गए तो अब हमारा एक इंडिविजुअल बन गया। Different organs and organ systems are organized together to form an individual or organism, ठीक है। तो ये सब मिलके क्या बना देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। इन ऑर्गेनिज्म the functions, processes and activities of various organs and organ systems are coordinated, यानी कि सारे मिलकर कोऑर्डिनेट करके एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे डाइजेशन का अभी आपको बताया है। For example, when a man is engaged in continuous and hard exercise, not only its muscles are working, but also there is an increase in the rate of respiration and heartbeat. अब हम दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई आदमी है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। तो ना सिर्फ वो उसके मसल, हमें तो ये लगता है ना कि इसके मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है, उसके मसल्स की एक्सरसाइज तो होती है, वो तो काम कर ही रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसका रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होता है, मतलब उसकी सांस तेज़ तेज़ चल रही होती है, और सांस तेज़ तेज़ चलती है तो हार्ट बीट भी ज़्यादा होती है, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, आपके मसल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आपका एनर्जी लेने के लिए आपका जो हार्ट है वो ब्लड सप्लाई करेगा उसको, ठीक है। जब वो ब्लड सप्लाई करेगा तो जाहिर है वो तेज़ तेज़ पंप करेगा। अब वो तेज़ पंप कर रहा है तो उसके साथ आपको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, और ऑक्सीजन जाहिर है आप नाक के ज़रिए लेते हैं, आपकी सांस के ज़रिए आती है, तो आपका रेस्पिरेशन सिस्टम भी ज़्यादा होता है। तो अब आप ये देखें कि सिर्फ एक ऑर्गन अकेला काम नहीं कर सकता, ठीक है, उसको सब और भी दूसरे ऑर्गन्स के साथ मिलके काम करना। जैसे आप चलते हैं, चलने में आपकी टांगें, आपके मसल यूज़ हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपका माइंड यूज़ होता है, ठीक है। माइंड उस आपके फुट को, आपकी लेग्स को जो ऑर्डर करता है, तो फिर आपके आगे चलते हैं, ठीक है। This accelerated rate of respiration and heartbeat supplies more oxygen and food to the muscle which they need for continuous work, ठीक है। continuous work करने के लिए उनको फूड की, आपके मसल्स को ज़रूरत होती है, और उसके अलावा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है पॉपुलेशन लेवल। अब बहुत सारे इंडिविजुअल मिल गए हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल मिल गए हैं, तो वो फिर क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन। बायोलॉजिस्ट एक्सटेंड their studies to the population level where they study interactions among number of the same species living in the same habitat. habitat क्या होता है, मस्कन, जहाँ पर आप रह रहे होते हैं, और वो मस्कन आप डिफरेंट मतलब उसमें नहीं होता कि कोई इसमें कोई रह रहा है, कोई इंसान को एक जैसे इंसान, एक जैसी पॉपुलेशन उस एक स्पेसिफिक जगह पे जो रह रही होती है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। ए पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। एक ही वक्त में एक ही जगह पर एक जैसे लोग जो मिलकर रह रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 comprises of 173.5 million individuals according to the Ministry of Population Welfare Government of Pakistan, यानी कि वो कहते हैं कि 2010 में 173.5 मिलियन लोग जो हैं वो यहाँ पर रह रहे थे, ठीक हो गया। ये पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक, यानी कि एक स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक लोगों का रहना स्पेसिफिक टाइम में, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्पीशी किसको कहते हैं? स्पीशी इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्पीशी किसको कहते हैं? कि एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जिनमें ये एबिलिटी है कि वो इंटरब्रीड करें, मतलब आगे भी वो अपनी नस्ल को पैदा कर सकें, उसको हम कहते हैं स्पीशी। और हैबिटेट किसको कहते हैं? हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिजम्स लिविंग, यानी कि वो जगह, वो इन्वायरमेंट जहाँ पर लोग मिलकर रह रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं हैबिटेट। अब हमने 7 पॉइंट्स पढ़ लिए, उसके बाद 8 पॉइंट जो है उसको पढ़ने से पहले हम एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। पहला था हमारा एटॉमिक, देन मॉलिक्यूलर, देन ऑर्गेनिज्म, देन सेल, देन टिश्यू। उसके बाद हमारे पास आया ऑर्गन सिस्टम के बाद इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल के बाद इंडिविजुअल मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन। और जब बहुत सारी पॉपुलेशंस मिल जाती हैं तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशंस जब मिल जाती हैं तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। A community is an assemblage of different populations attracting with one another within the same environment। एक ही environment में different populations मिलकर रह रही हैं और एक दूसरे को के साथ वो interacting है, अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ उनका interaction है, उसको हम कहते हैं community। ए फॉरेस्ट में भी कंसीडर एज ए कम्युनिटी। फॉरेस्ट को भी आप कम्युनिटी कह सकते हैं कि एक ही एरिया में है, उसमें डिफरेंट पॉपुलेशन जानवरों की अलग है, प्लांट्स की अलग है, इंसेक्ट्स की अलग है, लेकिन कहाँ रह रहे हैं? एक ही जगह पे। इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगाई एंड एनिमल स्पीशीज। ठीक है, कम्युनिटीज़ आर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कम्युनिटी एक्चुअली होती क्या है? ऑर्गेनिजम्स की कलेक्शन होती है, इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज। हो सकता है कि एक पॉपुलेशन ज़्यादा हो, दूसरी कम हो। जैसे अगर हम कहते हैं कि फॉरेस्ट की बात करते हैं तो उसमें प्लांट की कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा, प्लांट की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स और एज़ कम्पेयर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिक एरिया में वो मौजूद हैं, तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? कम्युनिटी। सम कम्युनिटीज़ आर कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल ए फॉरेस्ट कम्युनिटी। कुछ कम्युनिटीज़ कॉम्प्लेक्स होती हैं, जैसा कि फॉरेस्ट की है। ए पॉन्ड कम्युनिटी, किसी भी पॉन्ड की कम्युनिटी है। अदर कम्युनिटीज़ में भी सिंपल, फॉर एग्जांपल ए फैलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। ठीक है, जैसे फैलन लॉग में आप देखते हैं कि डिफरेंट उसकी पॉपुलेशन जो होती है इसके अंदर डिफरेंट होती है, तो वो एक सिंपल है, लेकिन फॉरेस्ट की जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। इन ए सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लिमिटेड। उसमें पॉपुलेशन लिमिटेड होता है, इसीलिए उसको सिंपल कहते हैं। सो एनी चेंज इन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में बी ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। तो उसमें बायोटिक और एबायोटिक, जाहिर है हम जहाँ पर लाइफ है वहाँ पर लाइफ, वो चीज़ें भी हैं जिनमें लाइफ मौजूद नहीं होती है। ठीक है, मतलब जो नॉन लिविंग होते हैं उनको भी उस कम्युनिटी में ही हम रखते हैं, उनको हम उनसे अलग नहीं कर सकते। तो ये हमारा हो गया नंबर 8। और लास्ट जो हमारे पास आता है वो है बायोस्फीयर लेवल। और जब बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिल जाती हैं तो हमारा एक बायोस्फीयर आ जाता है। ठीक है, बायोस्फीयर क्या होता है? द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहिबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज़ इज नोन एट बायोस्फीयर। यानी कि जहाँ पे बहुत से ऑर्गेनिजम्स और कम्युनिटीज़ रह रही हैं अर्थ के ऊपर, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर लेवल। इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। यानी कि नॉन लिविंग और लिविंग जहाँ पे मिलकर वो रह रहे हैं वो एक इकोसिस्टम बना देते हैं। एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। और इसको ही हम जोन ऑफ लाइफ कहते हैं, जहाँ पर लाइफ नहीं है। हमारी अर्थ पे भी बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उनको नहीं, लेकिन जहाँ पर लाइफ के जोन, जहाँ पर लाइफ मौजूद है उसको हम कहते हैं जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है जी, तो ये हमारे 9 लेवल्स थे। इनको हम एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं ताकि आपके जहन में अच्छी तरीके से बैठ जाए। सबसे पहले हमने पढ़ा एटॉमिक लेवल, जिसमें हमने एटम्स की बात की। फिर एटम जब मिल जाते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो ऑर्गेनेली बनाती हैं, ऑर्गेनेलीज जब मिल जाती हैं तो वो सेल बनाती हैं। जब सेल बहुत सारे मिलते हैं स्पेसिफिक तो वो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जब मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गेनिक सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गेनिक सिस्टम मिलके इंडिविजुअल बनाते हैं। इंडिविजुअल बहुत सारे मिलते हैं आपस में तो पॉपुलेशन बनती है। पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक जगह पर है तो उसको कम्युनिटी बोलते हैं। कम्युनिटी मिलके जो है वो लाइफ जोन बनाती है जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं।
आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है यहीं पे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपको इसका एक्सप्लेन करूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगला लेक्चर हमारा इंशाल्लाह सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस पे होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।